हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 सेक्शन बी का जो पहला टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसमें फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है और ऐसे क्या फैक्टर्स है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। इसका मतलब व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज विच आर एम टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उस कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अचीव करना है। इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी होता है। National interest is basically whatever which is good for the country, whatever which is good for the people in general, and whatever which is in interest of the country, that is national interest. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स में हर कंट्री के बॉर्डर्स होते हैं और उस बॉर्डर्स के विद इन जो भी टेरिटरी होती है ये उस कंट्री का टेरिटरी होता है और इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना उस कंट्री का अल्टीमेट नेशनल इंटरेस्ट होता है। बिकॉज दैट इंश्योर्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स में अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना ये इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट होता है। और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कंट्री लेवल पे इंडिया क्या एक्शन लेता है इसी को हम उस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट है और इसे अचीव करने के लिए जो भी डेलिब्रेशन डिस्कशंस एडॉप्ट किए गए हैं, जो भी मॉडस ऑपरेंडी एडॉप्ट किए गए हैं, उसी को हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। इंडिया से कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो जिस भी मार्केट में, जिस भी कंट्री में वो एक्सपोर्ट हो रही है वहां पे उस एक्सपोर्ट्स को, उस प्रोडक्ट को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, कॉम्पिटेटिव ट्रीटमेंट मिले, किसी भी तरह का बायसनेस विथ रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना हो और उसको फेयर ट्रीटमेंट मिले, तो ही जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो फॉरेन कंट्री में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए इंडियन एक्सपोर्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में फेयर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी होता है। बाहर के कंट्रीज में, जिस भी कंट्री में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, वहां फेयर ट्रीटमेंट मिले और ये इंश्योर करने के लिए हम कंट्रीज के साथ बायलैटरल म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं अगर मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड करना हो तो इस सिचुएशन में इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर के कंट्रीज में फेयर ट्रीटमेंट मिलना ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। और इसे अचीव करने के लिए अगर हम कोई भी डिस्कशन, डेलिब्रेशन या फिर किसी भी तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या म्यूचुअल कोई भी एग्रीमेंट अगर हम साइन करते हैं, सो दिस बिकम्स द पॉलिसी स्ट्रेटेजी टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट। और एक एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। काफी इंडियंस अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, और वहां पे जॉब या बिजनेस करके वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका कुछ पोर्शन वो अपने घर वापस भेजते हैं इंडिया में, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस। इंडिया को हमेशा रेमिटेंस जो है वो काफी ज्यादा मिलता है। वर्ल्ड बैंक का जो रेमिटेंस रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया को 2021 में $87 बिलियन का रेमिटेंस मिला है, which is the highest remittance which is received by any country. So it surely contributes to the economic development and prosperity of the country, and that's why it becomes very important. So it is always in the interest of the country that more and more remittances that they generate, ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंसेस जनरेट हो पाना ये किसी भी कंट्री के लिए नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। जब इंडियंस किसी भी कंट्री में जाते हैं और उस कंट्री में किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए जाते, उनके वीजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस अगर लगाए जाते हैं तो इससे इंडियंस का बाहर जाना, बाहर जॉब कर पाना, बाहर बिजनेसेस कर पाना, बाहर पढ़ पाना ये मुश्किल हो जाएगा। इंडियंस जब अब्रॉड जाते हैं तो उनके लिए इस तरह के कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स ना आए, ये इंश्योर करना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है। और इसको अचीव करने के लिए जो भी पॉलिसी डिसीजंस या जो भी मिनिस्ट्री लेवल पे डिस्कशंस या मीटिंग्स होती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में और एक इंपॉर्टेंट बात होती है पीस एंड सिक्योरिटी। किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, तो पीस और सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है। देयर कैन बी नो प्रॉस्पेरिटी विदाउट पीस। दैट्स व्हाई ensuring peace and security at the global level, at the international level becomes very important, and that becomes the national interest. तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस इंश्योर करना, जो इंडियंस अब्रॉड जाते हैं उनके लिए अच्छे कंडीशंस इंश्योर करना, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करना, ऐसी सभी चीजों को हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। और इस नेशनल इंटरेस्ट को अगर अचीव करना है
तो जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। So foreign policy is basically set of pre-established strategies designed and implemented systematically to secure the goals of the national interest by managing countries' relation with other nations. In the words of Shiv Shankar Menon, foreign policy is basically minimaxing. Minimaxing means foreign policy is any policy which minimizes the disputes and finishes the terrorism related threat, and it maximizes the trade related benefits and peace and security. So after understanding what is foreign policy, let us try to understand what are the factors which really shape the foreign policy of the country. ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर हिस्ट्री एंड कल्चर, domestic political and social structure of the country. It also at large extent determines the foreign policy of the country. What are the global and regional challenges in that time which shapes the foreign policy of the country? और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स और गोल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया के जो रिक्वायरमेंट्स है, गोल्स है, उसी हिसाब से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिसाइड की जाएगी। और आजकल जहां पे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म इज द ट्रेंड इन द कंट्री, इन दैट सिनेरियो गिविंग इंपॉर्टेंस टू द फेडरल यूनिट्स ऑफ द कंट्री इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी becomes very important. So para diplomacy is also the determinant of the foreign policy. So let us try to understand one by one with examples कि क्या determinants है foreign policy के और कैसे वो foreign policy को determine करते हैं। फॉरेन पॉलिसी का जो पहला डिटर्मिनेंट है हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में कई जगहों पे हमें रियलिज्म भी दिखता है और कई जगहों पे हमें आइडियलिज्म और पैसिफिज्म भी दिखता है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की जब बात होती है तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में एक रियलिज्म रिफ्लेक्ट होता है, और ये जो रियलिज्म है ये कौटिल्य के रियल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धा एंड गांधी, उन्होंने हमेशा ही नॉन वायलेंस और अहिंसा को ज्यादा एम्फेसाइज किया है। तो इंडिया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को इसलिए सपोर्ट करता है बिकॉज वी बिलीव इन अहिंसा, वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, एंड दैट्स व्हाई वी सपोर्ट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट है या फिर इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें हम जो आइडियलिज्म और पैसिफिज्म है बुद्धा और गांधी का, वो देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर हो गया था, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर ऐसे दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे। अब बिकॉज की इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक ड्रेन, इस तरह के चीजों को एक्सपीरियंस किया था, इस वजह से इंडिया चूज नॉट टू बी द पार्ट ऑफ एनी पावर ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इंडिया सपोर्टेड नॉन अलाइनमेंट। तो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है विच डोमिनेटेड इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉर डिकेड्स एंड इट स्टिल रिफ्लेक्ट्स एट सम एक्सटेंट इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो दैट वाज बेसिकली बिकॉज द एक्सपीरियंसेस इंडिया गेन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो अनदर डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी का, ज्योग्राफी, उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है साउथ में सीज से प्रोटेक्टेड है, नॉर्थ में हिमालय से प्रोटेक्टेड है, ईस्ट में फॉरेस्ट से प्रोटेक्टेड है और वेस्ट में डेजर्ट से प्रोटेक्टेड है। चारों डायरेक्शन से इंडिया हमेशा से प्रोटेक्टेड रहने के वजह से इंडिया वाज अ सेल्फ कंटेन्ड एंड अ सेल्फ सेटिस्फाइड सिविलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इंडिया वाज नेवर एन अग्रेसिव पावर। इंडिया कभी भी एग्रेसिव पावर नहीं था, एंड दैट्स व्हाई इंडिया डेवलप्ड अ डिफेंसिव माइंडसेट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में अगर हम देखेंगे तो एक डिफेंसिव माइंडसेट है, एक डिफेंसिव एटीट्यूड है। डिफेंसिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जब किसी कंट्री ने अटैक किया है तब इंडिया ने खुद को प्रोटेक्ट किया है या डिफेंड किया है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ चाइना इन ए स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडियाज एनसर्कलमेंट, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है। इंडिया ने ओमन में दुकम पोर्ट का एक्सेस जो है वो सिक्योर कर लिया है फॉर मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक पर्पस, एंड इंडिया साइन एग्रीमेंट विद इंडोनेशिया फॉर एक्सेस टू द सबंग पोर्ट। तो इस तरह से ज्योग्राफी भी जो है वो फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, और ज्योग्राफी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट का रोल प्ले करता है। किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके गोल जो है ये उस कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बन जाता है। Because the primary task of Indian foreign policy is to ensure a country's security and territorial integrity and peaceful external environment for the country. अगर हम इंडिया के लुक वेस्ट पॉलिसी या एक्टिस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, इंडिया ने लुक वेस्ट पॉलिसी क्यों एडॉप्ट की? क्योंकि हमारा जो ऑयल डिपेंडेंस है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है, और वेस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में इंडियन डायस्पोरा भी है। तो ऐसे कई सारे रिक्वायरमेंट्स और गोल के वजह से हमें वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लुक वेस्ट पॉलिसी
इन द सिमिलर वे ट्रेड को एनहांस करने के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज एम्ड टू स्ट्रेंथन दी ट्रेड रिलेशंस एंड ओवरऑल रिलेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। फॉरेन पॉलिसी ये स्टेटिक कंसेप्ट नहीं है, ये एक डायनामिक कंसेप्ट है। फॉरेन पॉलिसी इस वजह से डायनामिक होती है, फॉरेन पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना, और नेशनल इंटरेस्ट इटसेल्फ इज अ वेरी डायनामिक, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट कीप ऑन चेंजिंग, नेशनल इंटरेस्ट वेरी हो सकता है। तो हमेशा फॉरेन पॉलिसी में दो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है कंटिन्यूटी का और एक एलिमेंट होता है चेंज का। मतलब फॉरेन पॉलिसी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले से कंटिन्यू रहती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होती रहती है। अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो लास्ट फ्यू इयर्स में देयर हैज बीन अ हाई डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी इन द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, ensuring peaceful, secure, stable neighborhood, securing inward foreign investment, and increasing India's influence. So these are the continue element of the foreign policy. पहले भी ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं, आज भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कुछ एलिमेंट में चेंज आए हैं। ग्लोबल लेवल पे पहले इंडिया को एक सिर्फ बैलेंसिंग पावर के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आज इंडिया को एक लीडिंग कंट्री की तरह देखा जाता है। सो दिस हैज बीन अ शिफ्ट इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी में समय के हिसाब से कुछ चेंजेस आते रहते हैं। उस समय ग्लोबल लेवल पे क्या चैलेंजेस है, रीजनल लेवल पे क्या चैलेंजेस है, इसको लेके भी बहुत सारे जो पॉलिसी डिसीजन है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया ने पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग अडॉप्ट की है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सेक्टरियन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ शिया सुन्नी एंड एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया को मिडल ईस्ट कंट्रीज से एनर्जी सिक्योरिटी एंश्योर करनी है, और वहां पे शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी अब खुद को प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से मिडल ईस्ट में इंडिया ने पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग अडॉप्ट की है। इंडिया के जो रिलेशनशिप और प्रायोरिटीज जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो सोवियत यूनियन के साथ क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करने से सर्व हुआ है, फुलफिल हुआ है, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ क्लोज रिलेशनशिप की वजह से सोवियत ने हमेशा ही इंडिया को यूएन में सपोर्ट किया है। उसी के साथ साथ वैल्यूएबल इकोनॉमिक सपोर्ट, और सोवियत यूनियन ने इंडिया को डिफेंस सेक्टर में भी काफी ज्यादा कोऑपरेशन किया है। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर इट वाज अ टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट वाज अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, एंड दैट्स व्हाई द फॉरेन पॉलिसी गोल ऑफ इंडिया वाज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मल्टीलैटरलिज्म। कोल्ड वॉर के बाद यूएस बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री। यूएस की हेजेमोनी के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ आरआईसी एंड ब्रिक्स। बट इफ वी सी टुडे इंडिया एंड यूएस हैव अ ग्रेटर कन्वर्जेंस एंड ग्रेटर कॉन्ग्रुएंस इन देयर इंटरेस्ट। इनफैक्ट अगर हम इंडिया जापान की भी बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ डिकेड्स में रिलेशनशिप इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन आज इंडिया जापान रिलेशनशिप की बात करें तो दैट इज वेरी मच वाइब्रेंट एंड डायनामिक। तो ग्लोबल लेवल पे जो भी चैलेंजेस आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है। किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक सोशल और पॉलिटिकल कल्चर होता है वो काफी हद तक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ डोमेस्टिक पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो कंट्री का जो डोमेस्टिक पॉलिसी होता है उसका एक्सटेंशन ही होता है। अगर हम पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात करें कि डोमेस्टिक सोशल स्ट्रक्चर कैसे फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, इफ वी टॉक अबाउट साउथ एशियन कंट्री, मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री शेयर द इथनिसिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन एंड रेस, and sometimes these sharing of ethnicity, culture, religion and race can become the source of cooperation as well as can become the source of conflict. For example, if we see the conflict between India and Pakistan, it is the product of identity crisis. In the similar way, if we see the Madhesi issue and Tamil issue, these have resulted into the deterioration of relationship between India, Nepal and India, Sri Lanka respectively. In the similar way, domestic political culture of the country also shape the foreign policy. हमने comparative politics में democratic peace theory को समझा है। Democratic peace theory में माइकल डोहेल कहते हैं, if two countries have a democratic political structure, these two countries will never go for war. For example, जैसे कि इंडिया है और यूएस है, तो इंडिया और यूएस दोनों में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इस वजह से these two countries will never go for war. तो ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ऐसा कहती है। However, it must be noted that though there is no empirical evidence of war between democracies can't always ensure cooperative and peaceful relation. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल ने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया है, उसके बावजूद भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप है
वो काफी ज्यादा स्ट्रेन है। तो इट इज नॉट अ रूल कि अगर डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेम है या डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है अगर किसी दो कंट्रीज में, तो उनके बीच में हमेशा ही रिलेशन कोऑपरेटिव रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। सेकेंडली, एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट दो लेवल पे निगोशिएट होता है। एक मल्टीपल कंट्रीज के बीच इंटरनेशनल लेवल पे निगोशिएट होता है, और दूसरा डोमेस्टिक लेवल पे भी वो सेम एग्रीमेंट रेटिफाई होना जरूरी होता है। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट में भी उसका रेटिफिकेशन होना जरूरी है अगर उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंडिया में इंप्लीमेंट करना है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंडिया ने सीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो इंडिया ने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे उसको काफी अपोजिशन फेस करना पड़ा। किसी भी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जो आइडियोलॉजी होती है और जो इलाइट्स होते हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉरेन पॉलिसी में प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड वॉर टाइम्स की बात करें तो यूएसए में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी और यूएसएसआर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, और इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के वजह से दो पावर ब्लॉक्स क्रिएट हुए, और उस दो पावर ब्लॉक्स की वजह से वर्ल्ड में कोल्ड वॉर जो है काफी टाइम तक चलता रहा। सो आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी and the elites which are ruling that also have a significant role in the foreign policy, but the role of ideology as the determinant should not be overemphasized because for example अगर हम इंडिया के वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन की बात करें तो आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स होने के बावजूद भी इन कंट्रीज में काफी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है फॉरेन पॉलिसी में वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। अगर आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स भी है बट नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट कॉमन है, तो कंट्रीज विल डेफिनेटली कोऑपरेट। 1980s के बाद इंडिया में रीजनल पॉलिटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है, रीजनल पार्टीज का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद इंडिया में कोएलिशन पॉलिटिक्स का ट्रेंड चालू हुआ वेयर मल्टीपल पार्टीज फॉर्म अ कोएलिशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ग्लोबलाइजेशन के वजह से और रीजनल पार्टीज का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने के वजह से स्टेट का जो रोल है वो फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, they have regularly organized investor summits in order to gain foreign investment। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गेन करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा ये जो स्टेट्स है इन्होंने इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया। और प्रेजेंटली अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो देयर इज अ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म पॉलिसी। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म में स्टेट का जो इंपॉर्टेंस है फॉरेन पॉलिसी में वो काफी बढ़ गया है, बट एट द सेम टाइम स्टेट्स परस्यू नैरो रीजनल एंड लोकल एजेंडा which can be detrimental to overall national interest। कुछ कुछ स्टेट का जो नैरो रीजनल और लोकल इंटरेस्ट होता है, एजेंडा होता है, वो कभी कभी जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको डेट्रीमेंटल हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में वेस्ट बंगाल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वाटर शेयरिंग भी वेस्ट बंगाल के साथ होती है, बॉर्डर भी वेस्ट बंगाल के साथ अटैच है, और काफी ज्यादा इमाइग्रेशन का इशू भी है। इस वजह से वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। जैसे कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 2013 में श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया जस्ट बिकॉज अंडर द प्रेशर ऑफ डीएमके एंड एआईएडीएमके। तो इस तरह से फेडरल यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉरेन पॉलिसी में प्ले करते हैं। इनके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मिलिट्री पावर, quality of diplomacy, etc. So I hope with this video you understood what is national interest, how national interest decides the foreign policy, what is India's foreign policy, and what are the determinants of foreign policy। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, डायस्पोरा का इंडियन फॉरेन में क्या रोल होता है। ऐसी कई और चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।